कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं डॉक्टर श्रीकांत व्यास एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल ई स्कूल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम सेकेंड ईयर का बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट इनकम टैक्स। और आप जैसा कि जानते हैं आज का जो वीडियो है वो हमारा 4th वीडियो होगा इस सीरीज़ में। इससे पहले जो हमने जस्ट पीछे जो क्लास पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है और रेजिडेंशियल स्टेटस का टैक्स लायबिलिटी से क्या लिंक होता है, ये प्रश्न हमारा उसमें था। तो पिछली क्लास में हमने केवल एक ही बात सीखी थी, वो थी कि एक इंडिविजुअल, जिसमें हमने राम प्रसाद के बारे में पढ़ा था, एक इंडिविजुअल जो होता है उसकी किस तरह से रेजिडेंशियल स्टेटस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होती है, ये हमने उसमें देखा था। लेकिन उसके बाद में आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि HUF के लिए क्या होता है, फर्म के लिए क्या होता है, AOP के लिए क्या होता है, कंपनी के लिए क्या होता है, उनका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट होता है या क्या होता है। और दूसरा उन पे टैक्स के बारे में, यानी आज हमें इंसिडेंस ऑफ टैक्स भी सीखना है। तो पीछे जो हमने पढ़ा था उसमें हमने सिर्फ निवास स्थिति सीखी थी, वो भी इंडिविजुअल की। आज हम बाकी सब की निवास स्थिति सीखेंगे और साथ ही टैक्स लायबिलिटी, जिसको हमने कहा इंसिडेंस ऑफ टैक्स, ये हम दोनों बातें सीखेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इससे पहले के वीडियो भी वो ज़रूर देखें, क्रम से चलते रहें। जैसा कि मैंने आपसे कहा सीक्वेंस में ये हमारा 4th वीडियो है, तो आप 4th वीडियो में पूरी मेहनत करें, अच्छे से देखें उसको और पीछे से कंटिन्यू चलते आए तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर आप पूरे वीडियो देखते हो, उससे आप नोट्स बनाते हो, लगातार उस पर काम कर रहे हो, तो निश्चित रूप से मानो हमारी क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वाली होगी। मैं आपके कंप्लीट इनकम टैक्स इसके अंतर्गत करवाने वाला हूँ। तो आप सभी इससे जुड़े और अपने साथियों को भी जोड़े और लगातार पढ़ें। और आपको ऊपर जैसा कि आप अभी देख ही रहे हैं कि हमारे हर वीडियो आपको एक दिन छोड़ के मिलते हैं, यानी आपको एटलीस्ट 1 डे मैं आपको दे देता हूँ ताकि आप एक दिन के गैप के आधार पर आराम से अपने नोट्स भी तैयार करें और पढ़ सकें। तो ज़रूर अपने साथियों को भी जोड़ें, खुद भी पढ़ें, लगातार पढ़ें, वीडियो पूरा देखने की आदत डाल लें। मैंने आपसे कहा है कि ये 1-to-1 क्लास है, आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपके सामने बैठा हूँ और हम पढ़ रहे हैं। पूरा आधे घंटा का जो एक अपना क्लास होती है उसको शुरू से लेके एंड तक कोई भी स्किप करने का मूड नहीं होना चाहिए। लगातार आप तो बैठ जाओ, ईयरफोन लगा के पढ़ना है और सुनना है ध्यान से, तो मेरे हिसाब से आप बहुत बेहतर सीख पाएंगे। नोट्स भी साथ साथ में आप बना सकते हैं, वीडियो को पॉज करें और उसको कॉपी पे यानी टेबल पे आप मोबाइल, लैपटॉप या टीवी स्क्रीन, जो भी जिसके माध्यम से भी आप पढ़ते हो, उसको सामने रख लें और उसके बाद में आप इस क्लास को शुरू करें। हर क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी आप खुद अनुभव करोगे, ये अपने आप में एक वर्चुअल क्लास की तरह आपको बहुत सहयोग करेगी। हम इसमें लगातार मेहनत कर रहे हैं। मैं आप लोगों को ये बात कह देता हूँ कि हर वीडियो जो आपके लिए आधे घंटे का होता है वो हमारे लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। मेरा ये नहीं है, मेरा बस इतना ही आप लोगों से कि देखो, जब टीचर मेहनत करता है तो स्टूडेंट को भी उससे डबल मेहनत करनी चाहिए। तो अब आप पढ़ना शुरू करें, धीरे धीरे अपने साथियों को भी इससे जोड़ें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आ जाइए स्क्रीन की तरफ। देखिए सबसे पहले आज हम इसमें देखो 2-3 बातें नोटेड हैं कि ये हमारा 4th नंबर वीडियो है ना। 4th नंबर हेडिंग क्या चल रही है, निवास स्थिति एवं कर भार। मैंने आपसे कहा इससे पहले हमने निवास स्थिति जो थी वो इंडिविजुअल की देख ली थी और कर भार बाकी था। ये दो बातों में से एक चीज़। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखो ये यहाँ पे आ जाओ। ये आप हैं, आप आज पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF का निवास स्थान कैसे पता करते हैं, कितना होता है, कैलकुलेट करते हैं। फर्म और AOP, ये देखो AOP, तो फर्म और AOP का आपके किस तरीके से होता है। उसके बाद में कंपनी का निवास स्थान क्या होता है
और उसके बाद में लास्ट में इंसिडेंस ऑफ टैक्स, जिसको हम बोलते हैं टैक्स इंसिडेंस ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस, यानी टैक्स कैसे लगता है रेजिडेंशियल स्टेटस को आधार बनाकर। तो ये आपके टोटल हमने 4 पॉइंट इसमें लिए हैं, ये हम लोगों को आज करने हैं। तैयार हो? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी हेडिंग है HUF के लिए। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे HUF क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया कि HUF का मतलब होता है कि जब एक परिवार पूरा मिलजुल कर किसी बिजनेस को करता है और उसका रजिस्ट्रेशन भी HUF के जो अधिनियम है उसके अंतर्गत हो रखा होता है, तो ऐसी स्थिति में जो उसका हेड ऑफ़ द फैमिली होता है वो उसका मालिक हो जाता है और सभी लोग उसमें काम करते हैं। तो ये इस तरह की एक परंपरा आप समझ लें। आप अपने आस पड़ोस चारों तरफ देखिए, कोई ना कोई एग्जाम्पल आपको ज़रूर मिल जाएगा जो कि HUF के अंतर्गत है। पूरा घर एक ही काम करता है, सारे जैसे मान लो 15-20 सदस्य हैं तो सब एक ही काम को करते हैं। कोई बनाता है, कोई बेचता है, कोई पैसे कलेक्ट करता है। तो देयर आर लॉट ऑफ वर्क्स। तो जब एक साथ मिलकर वो जो बिज़नेस करते हैं वो HUF के अंतर्गत आता है। ओके, तो HUF हो गया। अब इसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे होता है, तो चले देखते हैं। आ जाओ स्क्रीन की तरफ। ये हाँ, आपकी स्क्रीन बराबर हो गई, गुड। ये देखिए HUF के बारे में भी 2 कंडीशन है। जैसे अपने इंडिविजुअल पढ़ा था तो इंडिविजुअल में भी हमारी कंडीशन थी, 2 तरह की कंडीशन थी। पहली कंडीशन थी HUF हिंदू अविभाज्य परिवार में बेसिक कंडीशन, और दूसरी थी एडिशनल कंडीशन। लेकिन उसमें और इसमें बहुत अंतर है। जब हमने इंडिविजुअल के लिए पढ़ा था तो उसमें 182 दिन हो गए थे, उसके बाद में उसमें 365 दिन और 60 दिन ऐसे दिनों की कंडीशन थी। इसमें ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सिंपल है, आप आराम से इसको समझ जाएंगे। लेकिन निवास स्थिति हमें पता होनी चाहिए। आने वाली क्लास में मैं आपको इसके बारे में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तो उससे आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अच्छा ये ऐसे काम भी आता है। आप ऐसा ना सोचें कि ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। मैं आप लोगों को एक बात और साथ में कहना चाह रहा हूँ, बच्चों याद आ गई कि इन क्लास के माध्यम से मैं आपको जितना भी सिखा रहा हूँ वो मिनिमम है। मतलब आप ये समझ लें कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पढ़ाने वाला हूँ इसमें जो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना समझें, जो कुछ भी मैं सिखाऊंगा वो मिनिमम होगा। अपने को इससे ओरिजिनली इससे और ज़्यादा पढ़ना होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें सीखने के लिए। मैं आपको बहुत बेसिक और मिनिमम जितना है वो कराते हुए चल रहा हूँ, जिसके आधार पर हम इसकी एक अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे। जैसा कि एक टैक्स लॉ अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट होता है, तो उसके लिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि शॉर्ट में उसको कर ले, लेकिन जितना ज़रूरी है एक BCom लेवल के स्टूडेंट के लिए उतने आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो ये मेरा सिर्फ इतना सा मैसेज है, आप किसी को भी थोड़ी जो है ना उसको छोड़ मत देना। ऐसे ही कह रहे ऐसे ही छोड़ दे, क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो थ्योरी है, काम की नहीं है। मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करवाने वाला हूँ जो काम की ना हो। क्लियर? चलो अब इसमें हमारी बेसिक कंडीशन, अब हम इसको लाइन टू लाइन रीड आउट करते हैं और समझते हैं। वो कहता है बेसिक कंडीशन यानी मूलभूत शर्त इसको बोलते हैं। पहली शर्त क्या है, किसके लिए? HUF के लिए। प्रबंध व नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत में से हो। यानी अगर कोई HUF बिजनेस है, उसका प्रबंध यानी मैनेजमेंट, नियंत्रण यानी कंट्रोल, यानी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट दोनों ही पूर्ण रूप से कंप्लीटली भारत से हो, भारत से उसका कंट्रोल हो रहा है या भारत में ही है, आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, तो वो पहली शर्त पूरी कर देता है। ओके। दूसरा, प्रबंध व नियंत्रण आंशिक रूप से भारत में हो। आंशिक यानी पार्शियली। पार्शियली का मतलब हो गया कि कुछ जो मैनेजमेंट है वो भारत में है, कुछ भारत के बाहर है। क्लियर? तो 2 शर्तें ही हुई, पूर्ण रूप से और आंशिक, कंप्लीटली और पार्शियली। ये आपकी दोनों शर्तें थी मैनेजमेंट एंड कंट्रोल के बारे में। एडिशनल कंडीशन में आप देखें, एडिशनल कंडीशन जो है उसमें पहला कर्ता क्या है? प्रीवियस ईयर से पहले के 10 वर्षों में 2 बार भारत में रहे। यानी हेड ऑफ़ द फैमिली, जैसा कि हमने कहा कि इसमें मालिक जो होता है वो हेड ऑफ़ द फैमिली होता है, तो वो पिछले 10 वर्षों में 2 बार भारत में रहे, तो वो एडिशनल जो शर्त है उसको पूरी कर देता है। दूसरा, सेकंड जो है वो है कर्ता
प्रीवियस ईयर से पहले के 7 वर्षों में 730 दिन भारत में रहे, यानी पिछले 7 वर्षों में वो 730 दिन 365 का डबल भारत में रहे। अच्छा, इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये जो दिनों की संख्या होती है वो लगातार होने की आवश्यकता नहीं है। ये हमने बात पहले भी की थी, आप एक बार फिर से नोट कर लें। थोड़े थोड़े 2 महीने आया फिर चला गया, फिर 4 महीने आया फिर चला गया, तो ये एक साथ जोड़ने की बात है, इसलिए दिनों की काउंटिंग की जाती है। तो ये कुल मिला के कितनी शर्तें हुई? 2 तो हुई बेसिक कंडीशन जिसको हम कहते हैं BC, और 2 हो गई एडिशनल कंडीशन यानी AC। बेसिक कंडीशन बहुत सिंपल है, उसके अंतर्गत सिर्फ इतना ही तो कहा है कि उसका जो कंट्रोल है या तो कंप्लीटली या पार्शियली इंडिया से होता हो, और दूसरा जो एडिशनल है वो है 10 साल में 2 बार और 7 साल में 730 दिन। क्लियर? तो कुल मिला के 4 बातें इसमें हमारे सामने हुई। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी हमने तो कंडीशन पढ़ी है। अब आप देखो, जल्दी से आ जाएं। निवासी, कोई भी HUF निवासी कब कहलाएगा? तो HUF के बारे में हम पढ़ रहे हैं। निवासी के लिए क्या हो, देखो मेरे साथ पढ़ना। रेजिडेंट कैसे होगा? HUF रेजिडेंट कब होता है? यदि दोनों आधारभूत शर्तों में से कम एक शर्त पूरी करे। जो 2 बेसिक कंडीशन थी, यानी कंट्रोल, मैनेजमेंट, वो भारत से हो, चाहे वो पार्शियली हो चाहे वो कंप्लीटली हो, पहली शर्त वो पूरी करना चाहिए, जिसको हमने लिखा है मिनिमम 1 बेसिक कंडीशन। ओके, यानी मिनिमम 1 बेसिक कंडीशन यदि वो पूरी करता है। फिर यहाँ पे देखो प्लस, यानी इसके साथ में उसको और क्या करना है, इसके साथ में उसे दोनों अतिरिक्त शर्त पूरी करे, बोथ AC यानी एडिशनल कंडीशन। अगर ऐसा वो कर देता है, यानी भारत से बिजनेस कंट्रोल हो और 10 सालों में 2 बार और 7 सालों में 730 दिन यदि भारत में उसका करता रहता है, तो ऐसी स्थिति में HUF जो है वो निवासी HUF कहलाएगा, यानी रेजिडेंट कहलाएगा। ओके, वेरी गुड। आगे देखते हैं। ये तो हुआ निवासी। अब है अनिवासी, नॉन रेजिडेंट। HUF कब नॉन रेजिडेंट हो जाता है उसके बारे में है, ठीक है। तो नॉन रेजिडेंट वो कब होगा, जब आपके पहला, यदि एक भी बेसिक कंडीशन आधारभूत शर्त पूरी ना करे। बेसिक कंडीशन का मतलब होगा कि उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल है वो भारत से होता ही नहीं है, चाहे वो कंप्लीटली चाहे आंशिक, होता ही नहीं है। तो अगर होता ही नहीं है तो फिर वो अनिवासी हो गई। फिर उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एडिशनल शर्तों पे बात की जाए। क्लियर? तो अनिवासी बहुत आसान है, यदि बेसिक कंडीशन पूरी ना करे एक भी, तो ऐसी स्थिति में वो आपके अनिवासी कहलाएगा। क्लियर? नॉन रेजिडेंट आसान है। थर्ड, असाधारण निवासी। इसमें आप देखें, असाधारण निवासी, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, ये तीसरा स्टेटस। ये जो 3 स्टेटस है ना, वो आपके इंडिविजुअल के लिए और HUF के लिए होते हैं, मतलब बाकी के लिए नहीं है। बाकी के लिए 2 ही होंगे, वो अभी हम बात करेंगे। तो इसमें तीसरी स्थिति में वो कहता है कि यदि पहली शर्त क्या है, दोनों आधारभूत यानी बेसिक कंडीशन में से कम कोई एक शर्त पूरी करे। ठीक है, तो एक शर्त यहाँ पे वो पूरी करना चाहिए। प्लस साथ में क्या करना है, साथ में उसको करना है यदि दोनों अतिरिक्त शर्तों में से कोई भी एक पूरी न करे, यानी कोई भी एक शर्त वो पूरी करने में असफल रह जाता है बेसिक कंडीशन में से, तो ऐसी स्थिति में वो क्या हो जाएगा, असाधारण निवासी। वैसे आपको ये बता दूं, असाधारण निवासी का मतलब ये होता है कभी भारत में और कभी भारत के बाहर, दोनों ही स्थिति में वो रहता है, जिसको हम कहते हैं दोनों के बीच की कंडीशन होगी, निवासी भी नहीं है और अनिवासी भी नहीं है, तो वो इसके अंतर्गत आता है। क्लियर? तो ये तीनों चीज़ें हो गई। अब एक आपको इसके आगे बढ़ाता हूँ और इसका एक शॉर्ट पार्ट जो अभी हमने पढ़ा उसको बताता हूँ। ये इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ़ नॉट कंप्लीट एनी सिंगल एडिशनल कंडीशन, यदि कोई भी शर्त पूरी नहीं करता है तो वो। अब आप देखो, ये आपके HUF के बारे में है, उसका शॉर्ट मैंने बनाया है,
एक बार आप इसको देख लें तो समझ में आ जाएगा। देखो रेजिडेंट कब होगा, तो रेजिडेंट आपके होगा जब पहली और दूसरी बेसिक कंडीशन पूरी करे और पहली और दूसरी दोनों कंडीशन पूरी करे, यानी इनमें से तो कोई एक और ये दोनों अगर ऐसा है तो वो रेजिडेंट है। क्लियर? अगर पहली शर्त पूरी ना करे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो वह नॉन रेजिडेंट है। और यदि पहली और दूसरी में से तो कोई एक करे लेकिन इनमें से भी कोई एक ही हो तो वो हो जाएगा नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। ओके, मतलब बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप इस चीज़ों को आप आराम से समझ पाएंगे। मैंने आपसे कहा है मैं इसके लिए एक एग्जांपल आपको कराऊंगा तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, लेकिन बहुत आसान है। मैं इसके लिए एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे रेजिडेंट है, ठीक है ना, तो एक आपके मान लो एक HUF है जिसका नाम है मोहन एंड सोहन। ये आपके HUF का एक नाम था, गया वो तो आप ध्यान से रखें। तो मोहन और सोहन एक HUF की फर्म है, यानी HUF कह सकते हैं। तो उस HUF में क्या है कि वो भारत में है और कभी विदेश गई नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो रेजिडेंट हो गई ना अपने आप ही, उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं। अगर वो भारत में है ही नहीं, भारत से कोई उसका लेना देना ही नहीं है, तो HUF तो है पर चूंकि वो पहली शर्त पूरी नहीं करता तो वो नॉन रेजिडेंट हो गई। और अगर उसका नियंत्रण भारत में आधा अधूरा है या मान लो पूरा है, लेकिन ये पीछे वाली दोनों में से अगर एक भी शर्त पूरी ना करें, यानी 10 साल में वो 2 साल लगातार भारत में नहीं हो या 7 सालों में 730 दिन न हो, दोनों में से कोई भी एक भी शर्त पूरी ना करे, तो वो कौन सा कहलाएगा, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। तो ये था HUF के बारे में। प्यारे बच्चों देखो, एक चीज़ ध्यान से आप समझने की कोशिश करें कि पीछे जो हमने पढ़ा था इंडिविजुअल, उसमें भी तीनों शर्तें आई थी, और HUF जो है उसमें भी तीनों शर्तें आई थी। उसमें ऐसा होता है क्योंकि ये तीनों इसके 3-3 स्टेटस होते हैं। स्टेटस को समझना है, घबराना नहीं है, आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बावजूद भी यदि कोई आपका प्रश्न हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके ज़रूर पूछ लेना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आई विल रिप्लाई ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये था HUF के बारे में, मैंने पूरी अच्छे तरीके से समझाने की इसको कोशिश करी, और जिस चीज़ को समझ में आ गया वो कमेंट में लिख देना, सर समझ में आ गया है ना, तो बेहतर तरीके से हम आगे बढ़ पाएंगे। ओके, ज़रूर लिखना है, भूलना नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ये कंपनी, फर्म और AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। देखो ये सारी बातें, आपको एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी जो था इनकम टैक्स का फर्स्ट लेक्चर, आप समझ लें क्लास जो थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि टैक्स पर्सन पे लगता है और पर्सन में 7 लोगों को काउंट किया जाता है। उन 7 को ही हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। पहले हमने इंडिविजुअल पढ़ा, फिर HUF पढ़ा, 2 हो गए, 3 यहाँ पे है, कंपनी, फर्म, AOP, ठीक है, लोकल अथॉरिटी और आपके आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन यानी कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति। ये 7 लोग होते हैं। ये हमने पहले क्लास में पढ़ा था, जिसने नहीं देखा है बच्चों उसको ज़रूर देख लेना। तो उन 7 में से पहले 2 की हम कर चुके हैं। इंडिविजुअल पढ़ लिया, उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस, HUF पढ़ लिया, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस, और अब हम पढ़ रहे हैं कंपनी, फर्म और AOP। इतना ही पढ़ेंगे, 2 को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लोकल अथॉरिटी मतलब निवासी ही है, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में हमने कहा कि यूनिवर्सिटी या कोई बड़ा मंदिर है ना, तिरुपति बालाजी मंदिर, ये सारी चीज़ें आती है, तो ये तो भारत में ही होंगी। इनका निवास स्थान एक ही स्टेटस होता है, निवासी ही होती है, इसलिए उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लियर? तो इस तरह से 7 की निवास स्थिति हमें पढ़नी है इसके अंतर्गत। तो 5 की हम पढ़ रहे हैं और 2 की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप देखें, कंपनी, फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसको हम कहते हैं ट्रस्ट, कोई ट्रस्ट वगैरह बनी होती है ना, उसको व्यक्तियों का समुदाय जिसको हम बोलते हैं AOP, तो इसकी 2 ही स्थिति पाई जाती है, या तो वो निवासी है और या वो अनिवासी है, यानी आधी अधूरी स्थिति, यानी जो बीच वाली स्थिति है वो इसमें नहीं होती है। क्लियर?
क्या है शर्त? यदि प्रबंध, नियंत्रण और समामेलन भारत में हो और यदि भारत में ना हो। बहुत सिंपल। अगर कंपनी, फर्म और एओपी ये भारत से संचालित होती हैं, भारत में इसका प्रबंध है, नियंत्रण है, या भारतीय संविधान के अंतर्गत इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है ना, जो इनका एक्ट होता है, संविधान का मतलब मेरा होगा भारतीय एक्ट के अंतर्गत अगर इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है तो वो क्या हो जाएगी? निवासी हो जाएगी। और अनिवासी कब हो जाएगी? यदि वो भारत में ना हो। यानी क्या ना हो? प्रबंध, मैनेजमेंट, नियंत्रण, कंट्रोल और रजिस्ट्रेशन, तीनों ही अगर भारत में नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो क्या हो जाएगी? अनिवासी। दो ही स्थिति होती है और कोई स्थिति नहीं होती, और ना ही इसमें कोई शर्त होती है। कितना अच्छा है ना, शॉर्ट में अपना काम हो गया है। तो ये हुई हमारी निवास स्थिति। अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप में, यानी अब तक हमने निवास स्थिति पढ़ी थी। अब आप अगली हेडिंग देखें, क्या लिखा है? कर भार और निवास स्थिति, इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड रेजिडेंशियल स्टेटस, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी रेजिडेंशियल स्टेटस और टैक्स, इन दोनों का आपस में क्या लिंकअप है, कब टैक्स लगेगा, कब कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा और कब कौन सी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। अगर कोई व्यक्ति इनकम प्राप्त करता है तो वो अगर निवासी है तो क्या होगा, अगर अनिवासी है तो क्या होगा, और अगर असाधारण निवासी है तो क्या होगा, यानी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट नॉन रेजिडेंट। इन तीनों ही स्थिति में उस इनकम के बारे में टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है टैक्स के बारे में, कि लगाना है या नहीं लगाना है, टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो देखिए, एक मैंने यहाँ पे एक छोटा सा आप लोगों के लिए बनाया है। ये एक प्यारा सा बच्चा है आपकी तरह, वो कहता है आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ। तो मेरा आप लोगों से प्रश्न है, आप ये ही है ना, आप भी सीखना चाहते हैं? यस, ज़रूर। तो ज़रूर सीखेंगे आप लोग, बने रहिए हमारे साथ, हम पढ़ते रहेंगे। अब आप देखें, इसमें 1 2 3 4 5 बातें मैं नीचे इसमें सिखाने वाला हूँ। चलें, ये रही आपके यहाँ। सबसे पहले आप देखें, इसमें हमने जो डिवीज़न किया है, टाइप ऑफ इनकम, इनकम कैसी है, किस तरह से प्राप्त हुई है। ऊपर लिखा है हमने इंसिडेंस ऑफ टैक्स, यानी इसको हिंदी में कहते हैं कर भार। रेजिडेंट होगा तो क्या होगा, NOR, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो तो क्या होगा, और नॉन रेजिडेंट हो तो क्या होगा। तीनों ही स्थिति में एक ही इनकम पे टैक्स देना है या नहीं देना है उसके बारे में, यानी रेजिडेंशियल स्टेटस पर टैक्स के आपस में लिंकअप क्या है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट नियम होने वाला है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल कराऊंगा आगे वाली क्लास में। तो अभी फ़िलहाल इसको देखते हैं ये क्या है। सबसे पहले देखो, फर्स्ट आप इसकी कंडीशन देखें, एक एक करके चलते रहें। इसमें लिखा है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, ओके, भारत में आय प्राप्त की, वेदर एक्रूड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, अगर वो उपार्जित भारत में हुई हो या भारत के बाहर हुई हो। क्लियर? उपार्जन का मतलब समझते हैं कि मैं, जैसे मान लो मैंने नौकरी तो विदेश में करके आया और मुझे सैलरी यहाँ पे आने पर भी, इंडिया आने पे मिली, तो एक्रूअल तो वहाँ पे हुआ था, रिसीव्ड इंडिया में हुआ। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ, पहली ही बात खाली आप याद रखें, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। यदि कोई पैसा, यदि कोई आय भारत में प्राप्त की जाती है तो उस व्यक्ति को टैक्स देना होगा क्या, ये हमारा प्रश्न है। तो उसका आंसर है, यदि वो रेजिडेंट है तो हाँ देना होगा। अगर वो NOR है तो भी उसको टैक्स देना होगा, और अगर वो नॉन रेजिडेंट है
तो भी उसको टैक्स देना होगा। यानी भारत में यदि आप पैसे प्राप्त करोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ओके, नंबर 2 पे आते हैं। पहला हो गया। सेकंड, इनकम एक्रूड और राइज इन इंडिया। स्टार का मतलब ये वापस वो बात अपने को जोड़ दी है, वेदर एक्रूड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। यानी यहाँ पे इनकम रिसीव्ड नहीं हो रही है, ये कह रहा है एक्रूड और राइज इन इंडिया। यदि कोई आय भारत में उपार्जित हुई हो या भारत में कमाई गई हो, क्लियर, चाहे वो भारत में प्राप्त करी या नहीं करी महत्वपूर्ण नहीं है। हो सकता है जैसे इसमें आप ये समझ लो कि मैं अपने आप को लेता हूँ, मैंने यहाँ पे नौकरी करी, 6 महीने नौकरी करके मैं विदेश चला गया, मैंने वो पैसा कमाया भारत में था, लेकिन मुझे जो सैलरी उसका पैसा जो है वो 10 महीने बाद में विदेश में मिला। तो इस कंडीशन में एक्रूवल तो कहाँ हुआ, उपार्जन, राइज कहाँ हुआ, इंडिया में हुआ, और मुझे रिसीव विदेश में हुआ। तो क्या होगा, तो देखो टैक्स लगेगा किस पे, रेजिडेंट होने पे, NOR पे भी लगेगा और नॉन रेजिडेंट पे भी लगेगा। यानी दोनों जो बातें अब तक आपने सीखी, पहली और दूसरी, भारत में कमाए या भारत में प्राप्त करें, 2 ही बातें हैं। दोनों ही स्थिति में टैक्स भारत में देना पड़ेगा, चाहे वो रेजिडेंट है, NOR है या नॉन रेजिडेंट है। क्लियर। थर्ड पॉइंट कहता है इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड और अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। ये कहता है कि यदि कोई भी इनकम एक्रूड और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर हुई हो, फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया, यानी आप इनकम भारत में प्राप्त करें या आप इनकम विदेश में प्राप्त करें, लेकिन इनकम देने वाला अगर इंडिया की कोई कंपनी है या इंडिया से कंट्रोल होने वाली कोई संस्था है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो रेजिडेंट को टैक्स देना पड़ेगा, NOR को टैक्स देना पड़ेगा, पर जो नॉन रेजिडेंट है उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसको एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ, आप इसको अच्छे से ध्यान से सुनना। जैसे मान लो एक मिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस है, वो विदेश में काम करता है और वो विदेश में भारतीय कंपनी में काम करता है। तो वो क्या हो गया, वो हुआ अनिवासी, क्योंकि भारत तो उसने कभी देखा ही नहीं है, और पैसे देने वाली कंपनी कौन सी है, वो भारत की है। तो इनकम उसे रिसीव हुई, एक्रूवल हुई, वो विदेश में हुआ, लेकिन चूंकि वो अनिवासी है इसलिए उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये इसकी स्थिति है। अगर कोई भारतीय व्यक्ति उसी कंपनी में विदेश में काम करता है, भारतीय व्यक्ति है, विदेश में काम करता है और पिछले 10 सालों से वहीं पे है, तो वो भी अनिवासी हो गया, इसलिए उसको भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन कोई व्यक्ति भारत में रहता है, कभी वहाँ पे काम से चला जाता है कंपनी, फिर वापस आ जाता है, फिर चला जाता है, यानी वो रेजिडेंट हो गया, उसको टैक्स देना पड़ेगा। और कभी आता है और कभी जाता है, ऐसी स्थिति में भी उसको भारत में टैक्स देना पड़ेगा। तो ये इसकी कंडीशन हो गई। ये हुआ थर्ड कंडीशन। अब आप देखिए फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन आपके है इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड आउटसाइड इंडिया। यानी अगर आपके कोई भी इनकम एक्रूड और रिसीव्ड आउटसाइड हो फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड आउटसाइड इंडिया, यानी आपकी इनकम भी विदेश की हो, रिसीव भी विदेश में हुई हो, एक्रूवल भी विदेश में हुआ हो, और वो कंपनी भी विदेशी हो, सब कुछ बाहर बाहर बाहर। क्लियर। कंडीशन समझ में आनी चाहिए। इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड फ्रॉम इंडिया और बिजनेस कंट्रोल्ड आउटसाइड इंडिया, यानी जो बिजनेस है वो भी विदेशी है ना, कंट्रोल उसका विदेशी है। तो ऐसी स्थिति में निवासी को तो टैक्स देना पड़ेगा, रेजिडेंट को तो, बाकी दोनों को टैक्स देना नहीं पड़ेगा। क्लियर। बाकी दोनों का मतलब हो गया
जो आता जाता रहता है, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, और दूसरा हो गया नॉन रेजिडेंट। उन दोनों को टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो विदेश में रहे, विदेशी कंपनी थी, पैसा मिला भी वहीं पे, प्राप्त भी वहीं पे किया, खर्च भी वहीं पे किया, सब कुछ वहीं पे था, टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। इसमें इसलिए टैक्स देना पड़ा क्योंकि वो भारत में रहा है। गत वर्ष में 182 दिन रहने की बात हमारी शर्त में होता है, तो गत वर्ष में यानी पिछले वर्ष में वो 6 महीने तो भारत में ही था, भारत में था तो टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो कंपनी कोई भी हो, कहीं पे भी प्राप्त किया हो, कहीं पे भी अप्रूवल किया हो। तो ये इसके अंतर्गत आता है। अब देखिए ये सारी कंडीशंस हैं, आप इसको अगर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि अरे ये ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा हो तो क्या होगा। आप भी इस तरीके से क्वेश्चन बना के मेरे से पूछ सकते हैं कि सर अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, वो कंपनी में काम करता है, इतने सालों से ये है, तो ऐसे आप भी जनरेट अपने दिमाग में कर सकते हैं उन बातों को, और उसके आधार पर इस टेबल से आप पता कर सकते हैं कि टैक्स देगा या नहीं देगा। ओके, लास्ट ये 5वां पॉइंट बहुत सिंपल अलग ही है। फॉरेन इनकम रिलेटिंग टू ईयर्स प्रीसीडिंग टू द प्रीवियस ईयर ब्रॉट टू द इंडिया, यानी विदेश से इनकम रिलेटिंग टू ईयर्स प्रीसीडिंग द, मतलब विदेशी इनकम जो है वो भारत लेके आता है, ब्रॉट इन इंडिया। कब की इनकम? यानी उसने पहले जो इनकम कमाई थी, मान लो कोई व्यक्ति विदेश में रहता है और उसने वहाँ पे बहुत पैसा कमाया, अब वो भारत आ रहा है, आप इसकी कंडीशन ये है इसकी, तो भारत अगर वो आ रहा है तो वो पीछे से पैसा लेके आएगा, सारा वहाँ से बेच के आएगा, करोड़ों रुपए लेके आएगा डॉलर्स में या जैसे भी। तो ऐसी स्थिति में क्या उसको टैक्स देना होगा? तो उसमें आप देखें नहीं नहीं नहीं, यानी उसको कोई भी व्यक्ति विदेश छोड़कर भारत में आता है, पैसा लेके आता है पुराना कभी का कमाया हुआ, तो उसको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसलिए होता है, कई बार बच्चे पूछते हैं क्यों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब विदेश से वो भारत आता है तो जो इंडिया है उसको क्या होता है, विदेशी करेंसी मिलती है, विदेशी पैसा मिलता है, तो उनके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए वो उसको टैक्स से मुक्ति दे देता है कि आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं, आप तो इतना विदेशी पैसा लेके आए हो। क्योंकि आप जानते हैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है ना। तो फॉरेन करेंसी अगर कोई भी चीज़ से आती है तो वो अपने आप में एक बेनिफिट होता है, इसलिए टैक्स रिलैक्सेशन उनके लिए हो सकता है। तो बच्चों ये थे आपकी आज की हमारी क्लास, तो ये लो यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपका अपना ई स्कूल आपको धन्यवाद देता है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा। चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लगातार पढ़ेंगे, देखते रहेंगे, पूरा वीडियो देखें, सीखते रहें। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है, और कोई देखे या ना देखे, एक स्टूडेंट जो मेरे सामने अभी बैठा देख रहा है ना, मेरे लिए सफिशेंट है, मेरे लिए सेटिस्फेक्शन है कि मेरी मेहनत वेस्ट नहीं जा रही है। तो हम लोग मिलकर पढ़ेंगे, पूरा करेंगे। ओके, वेरी गुड।